आज हम जो बात करेंगे वो सीबीएसई 2020-21 जो बोर्ड एग्जाम होगा 12th इकोनॉमिक्स का, उसके पेपर में जो पैटर्न में जो इस साल चेंज सीबीएसई के सैंपल पेपर के बेस पर आया है और सीबीएसई ने भी कहा है, उस पैटर्न पर हम आज जो सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है और उसमें जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। न्यू डिजाइन एंड पैटर्न ऑफ बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स क्लास 12 2020-21। इसमें हम पूरे उस डिजाइन पर डिस्कस करेंगे। जितने जितने क्वेश्चन सीबीएसई ने अपने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है उसमें बताया है, उन सभी क्वेश्चन को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो पैटर्न इसने चेंज किया है वो न्यूज़पेपर या गवर्नमेंट गैजेट्स, इनके बेस पर जो चेंजेस उसने जो न्यूज और इन सब चीजों में जो बताया गया है उसके आधार पर उसने क्वेश्चन फ्रेम किया है 1 मार्क्स के लिए सीबीएसई के सैंपल पेपर पर। और ये 1 मार्क्स का है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट में है। वहां पर ये पूछा गया है एक क्वेश्चन, इन द प्रेजेंट कोविड-19 टाइम्स मैनी इकोनॉमिस्ट हैव raised their concern that Indian economy may have to face the deflationary situation due to reduced economic activity in the economy. Suppose you are member of the high power committee constituted by the RBI. You have suggested that as the supervisor of कॉमर्शियल बैंक। आप क्या कहेंगे कह के यहाँ पर वो कह रहा है कि कोविड-19 में जो इंडियन इकोनॉमी है वो डिफ्लेशनरी सिचुएशन को फेस कर रही है, ये इकोनॉमिस्ट का कहना है। और अगर वो आपको कह रहा है कि अगर आप एक हाई लेवल कमेटी जो कि आरबीआई के द्वारा बनाई गई है और आपसे जाए, आप क्या करेंगे? तो ये मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में हमारे पास जो कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल एंड क्रेडिट क्रिएशन वाला जो सीन है, तो यहाँ पर क्रेडिट कंट्रोल वाले पार्ट को हम देखेंगे। और वो कह रहे हैं, यू हैव सजेस्टेड दैट एज द सुपरवाइजर ऑफ कॉमर्शियल बैंक रिस्ट्रिक्शंस एंड रिलीज ऑफ द मनी सप्लाई बी इंश्योर्ड बाय द आरबीआई। आरबीआई क्या करेगा कह के, रिस्ट्रिक्शंस करेगा या रिलीज करेगा? अगर आप हाई लेवल कमेटी होंगे तो आप कहेंगे कि रिलीज करेगा। जितना ज्यादा मनी सप्लाई होगा उतने लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जो करेंसी का फ्लो है, जो लिक्विडिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और लिक्विडिटी इंक्रीज होते ही जो हमारी डिफ्लेशनरी सिचुएशन है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए उसे रिलीज करना पड़ेगा। एक इस टाइप का पैटर्न उसने चेंज किया है। और ये इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हमारे पास 2017 में बजट वाले चैप्टर में आया था कि अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर होंगे तो आप क्या करेंगे, टैक्स से रिलेटेड था। तो ऐसा पहले भी क्वेश्चन आया है, ऐसा नहीं है, बट ये नया पैटर्न में चेंज मेरे हिसाब से देखा गया है। दूसरा जो चेंज आया है वो आया है मैच द कॉलम। 2 कॉलम बन करके उसने दे रखे हैं सीबीएसई के सैंपल पेपर में, और हमने आइडेंटिफाई करना है करेक्ट पेयर जो है। तो ये अगर हम बच्चों को बीच में अगर हम समझा रहे हैं तो यहाँ पर ये देखना है कि कॉलम 1 एंड कॉलम 2 इन दोनों का जो सही मीनिंग होगी, कॉलम 1 की जो सही मीनिंग होगी वो ABCD कॉलम 1 में दे रखा है, कॉलम 2 में 1 2 3 4 दे रखा है। एक सही पेयर को हमने यहां से सेलेक्ट करना है जो सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे और एक पेयर सही होगा। जैसे यहां पर करंट अकाउंट सरप्लस है तो रिसीव्ड लेस देन पेमेंट दे रखा है, करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट
सरप्लस रिसीप्ट ग्रेटर देन पेमेंट। तो जब वो करंट अकाउंट सरप्लस बोल रहा है तो हमारा बी और बी का भी B1 जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है वैसे ही हमें अपने आंसर में भी उसे दिखाना पड़ेगा कि बी है और बी का 2 ऑप्शन सही है। बाकी बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट जो 4 ABCD दे रखे हैं बाकी 3 गलत हैं और बी वाला पार्ट सही है। तो थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान देना है कि बच्चे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 का मैच होना है, न कि हमें मैच सारे को एक दूसरे को करना है कि ए का बी होगा या बी का ए होगा, ऐसा नहीं। कॉलम 1 जो भी कॉलम 1 में दे रखा है और कॉलम 1 में उसने किसी एक थीम को दिया है, कॉलम 2 में उसकी मीनिंग को दिया है। तो इस ढंग से ये एक नया पैटर्न का क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में दे रखा है। फिर ये सीबीएसई सैंपल पेपर से ही सारे क्वेश्चन हैं। फिर जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 10 तक है ये एक टाइप से केस स्टडी टाइप का है, न्यूज़पेपर से लेकर के बनाया हुआ है ये। तो यहाँ पर हमारे पास गवर्नमेंट गैजेट से आ सकते हैं, गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स लॉन्च की हैं रिसेंटली उन स्कीम से कोई ऐसी एक पैराग्राफ को दे सकता है और उस पर 4 क्वेश्चन को वो फ्रेम कर सकता है। जैसे उसने अपने सैंपल पेपर में दिया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के सैंपल पेपर में, रीड द फॉलोइंग न्यूज रिपोर्ट एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 7 to 10 ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। ऐसा पहले नहीं आता था, पहले सब क्वेश्चन अपने में अलग अलग आते थे, या तो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता था या MCQ का क्वेश्चन आता था या डेफिनेशन वाला क्वेश्चन आता था। लेकिन अब ये एक थीम बेस्ड क्वेश्चन हो गया है, एक थीम उसने दे दी है, या जो पॉलिसी बनाई गई हैं, चाहे वो बैंक के द्वारा बनाई गई हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है या गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी से रिलेटेड है या गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च की है उनसे रिलेटेड है, ऐसा कोई भी एक थीम आ जाएगी और ये 4 नंबर की होगी। 4 नंबर का मतलब है 7, 8, 9, 10 ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और इस थीम से हमने 1 मार्क्स के ऐसे 4 क्वेश्चन बनाए हुए हैं सीबीएसई के द्वारा। अब ये नहीं है कि किसी एक चैप्टर के ही ये क्वेश्चन होंगे, वो ये एक थीम दे देता है। जैसे यहाँ पर जो थीम दे रखी है वो मनी एंड बैंकिंग यूनिट से है, लेकिन ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर है उससे भी मैच करता है और ये नेशनल इनकम से भी मैच करता है। तो ये हो सकता है दो क्वेश्चन इस चैप्टर के बना करके पूछ लेगा, एक क्वेश्चन नेशनल इनकम से पूछ लेगा या एक क्वेश्चन इसी से बना करके वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में ले जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। किस बेस पर उसने एक थीम दे रखी है या एक पॉलिसी दे रखी है या एक प्रोग्राम या गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स लॉन्च की हैं उन पर दे रखा है, वो डिसाइड करेगा। यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स का दे रखा है 27 2020 मार्च का दे रखा है ये, और यहाँ पर दे रखा है द RBI कट रेपो रेट to 4.4%, the lowest in at least 15 years. Also, it reduced the cash reserve ratio maintained by the bank for the first time in over 7 years. CRR for all banks was cut by 100 basis point to release rupee 1.37 lakh crore across the banking system. RBI Governor Dr. Shaktikant Das preside a big global recession and said India will not be immune. It all depends how India respond to the situation. Aggregate demand may be weakened and as करोड़ इन्फ्लेशन। अब हमें देखना है एक बार अपने दिमाग में इस चीज को रखना है वो क्या कह रहा है। बहुत शॉर्ट में एक जिस्ट बना करके हम रखेंगे और फिर क्वेश्चनों को, क्योंकि इसमें ये केस स्टडी नहीं है, ये एक रिपोर्ट है
और इसके बेस पर हमें इस चीज का एज ए स्टूडेंट नॉलेज होगा कि रेपो रेट बढ़ रहा है, घट रहा है, कब बढ़ाया जाता है, कब घटाया जाता है, किन कंडीशन में रेपो रेट को इंक्रीज किया जाएगा, किन कंडीशन में रेपो रेट को डिक्रीज किया जाएगा, किन परिस्थितियों में रेपो रेट को नो चेंज की कंडीशन में रखा जाएगा। ये हमने एक पहले अपने माइंड में जिस समय हम थीम को पढ़ रहे हैं या पॉलिसी को पढ़ रहे हैं उसे अपने दिमाग में हमने रख लेना है। यहाँ पर बहुत जिस्ट अगर हम इसका कहें तो ये कह रहा है कि आरबीआई ने रेपो रेट को लोएस्ट रखा है ड्यू टू कोविड सिचुएशन, और उसने जो रेपो रेट कम रखा है वो इसलिए रखा है कि मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे। मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहेगी तभी बन सकती है जब कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बनी रहेगी, और कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बनी रहेगी तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो बना रहेगा, सही रहेगा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होता जाएगा। और जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा तो अब ये कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन को देखा जाएगा। ये इकोनॉमिक टाइम का एक मार्च का एक लेख है, उसके बेस पर अब क्वेश्चन फ्रेम किए हैं इसने। पहला, कट इन रेपो रेट बाय आरबीआई लाइकली टू बी। आरबीआई ने जो रेपो रेट को कम किया है वो किस चीज के लिए इंक्रीज करने, रेपो रेट इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, द डिमांड फॉर गुड एज एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। जो उसने रेपो रेट कट किया है उससे जो डिमांड होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, यहां पर डिमांड का मतलब एग्रीगेट डिमांड से है, तो एग्रीगेट डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की इकोनॉमी में इंक्रीज होगी तो तभी हो सकता है रेपो रेट कट इसीलिए किया गया है कि रेपो रेट कट करेगा तो इंक्रीज हो जाएगी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज की। अब ये ऊपर तो नहीं लिखा है लेकिन एक उसने उसके बेस पर एक पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी से हमें पता लग जाएगा कि अगर हमें गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को बढ़ाना है तो हमें ऐसी कंडीशन में आरबीआई को कट रेपो रेट बाय आरबीआई इज लाइकली टू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज इंक्रीज होगी डिमांड, जैसे ही रेपो रेट कम होगा वैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, वो इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा हमने जो पढ़ा है या वो कहाँ पढ़ा है, हमने बैंक के क्रेडिट कंट्रोल में इसे पढ़ा है। अब डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो विल लीड टू, जो कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीज कर रहा है विल लीड टू, क्या लीड करेगा, कैश सीआरआर को डिक्रीज किया है तो वो कह रहा है फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, ये गलत है। राइज इन एग्रीगेट डिमांड, ये सही है। आगे के ऑप्शन हमें देखने ने, नो चेंज, ऐसा हो नहीं सकता। फॉल इन जनरल प्राइस लेवल, ऐसा नहीं, क्योंकि जब वो सीआरआर को कम कर रहा है तो सीआरआर कम करेगा तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। ये हम उसी थीम के बेस पर समझ रहे हैं। फिर अगला उसने पूछा, द डिफरेंस बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सेंट एग्रीगेट डिमांड एक्सीड द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज नोन एज। वो कह रहा है एग्रीगेट डिमांड एक्सीड कर रही है तो एक्सेस एग्रीगेट डिमांड हो गया। सीधे सीधे पहले ही सेंटेंस से हमें पता चल गया कि अगर एग्रीगेट डिमांड एक्सीड करेगी मींस एक्सेस डिमांड होगा, तो एक्सेस डिमांड होने से इन्फ्लेशनरी गैप होता है। बहुत सरल सा है। अगला उसने पूछ लिया, द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड अंडर केनियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी आर, और ऑप्शन दे दिए हैं। तो कभी भी चाहे वो नेशनल इनकम है चाहे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, वो कह रहा है कि जब एक्सेस डिमांड होगी केनियन थ्योरी के बेस पर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट
इन एन इकोनॉमी आर, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो नो चेंज इन आउटपुट एम्प्लॉयमेंट बट इंक्रीज इन जनरल प्राइस। एक्सेस डिमांड में इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन का क्या फर्क पड़ेगा? इन्फ्लेशन से आउटपुट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, एम्प्लॉयमेंट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, केवल जो चेंज होगा वो होगा प्राइस लेवल। इंक्रीज इन प्राइस विदाउट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन की बात करता है। इतना थोड़ा सा बस नॉलेज होना चाहिए हमें, चैप्टर की थीम को बड़े अच्छे ढंग से पता होना चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन जो चेंज टाइप का क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन इसमें भी थीम बेस्ड क्वेश्चन है, या एक्चुअल जो रिपोर्ट है गवर्नमेंट के रिपोर्ट के बेस पर है ये, और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट का क्वेश्चन बना रखा है सीबीएसई सैंपल पेपर में, जो 1 सितंबर को हिंदुस्तान टाइम में आया था। और उसने कहा था कि इंडिया की जो इंडिया जीडीपी -23.9% इन अप्रैल टू जून क्वार्टर ऑफ 2020-21 एज कंपेयर टू सेम पीरियड ऑफ 2019-20 suggested the lockdown has hit the economy hard। वो बोल रहा है कि जो लॉकडाउन पीरियड में हमारी -23.9% जो जीडीपी डाउन हुई है, उससे इकोनॉमी हिट हुई है, इंडियन इकोनॉमी हिट हुई है। अब क्वेश्चन यहां से नीचे पूछ रहा है, ऐसे हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा था, अब पूछ रहा है स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 फिजिकल मेजर्स दैट मे बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब वो फिजिकल पॉलिसी पूछ रहा है। हमने, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसे हम फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं, और बैंक की जो पॉलिसी होती है उसे मॉनेटरी पॉलिसी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर वो फिजिकल मेजर्स बोल रहा है। फिजिकल मेजर्स हमें पता है कि जो एक्सेस डिमांड, डिफिसिएंट डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करने के लिए जो फिजिकल मेजर्स पड़े हैं, वहीं से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बाकी ये केवल ऊपर उसने एक स्टेटमेंट दे दिया न्यूज़पेपर का, या एक न्यूज़पेपर के जो लिखा हुआ है उसे दे दिया। अदरवाइज इसमें सिंपल सा पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा था, स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 फिजिकल मेजर्स दैट टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा पूछता था वो कि कोई 2 फिजिकल मेजर्स लिख लीजिए। अब उसने क्वेश्चन न्यूज़पेपर की जो लिखा हुआ था न्यूज़पेपर में, उसके बेस पर पूछ लिया, तो आंसर तो वही होगा जो सिंपल क्वेश्चन पूछता, तो भी आंसर वही होना था। और इसने अब एक न्यूज़पेपर की वो दे दी है, हाइलाइट्स दे दी हैं, उसके बेस पर भी क्वेश्चन का आंसर वही होगा। टैक्स होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा, पब्लिक बोरोइंग होता है, बोरोइंग फ्रॉम एब्रॉड होता है, डेफिसिट फाइनेंस होता है। इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं, और उसका लिखने का ढंग वही होता है। तो इतने फर्स्ट पार्ट में उसने चेंज कर रखे हैं, और ये जो टोटल चेंज है ये 10 मार्क्स का है। तो माइक्रो में भी 10 मार्क्स का कर रखा है, इंडियन इकोनॉमिक्स में भी 10 मार्क्स के चेंजेस सीबीएसई के सैंपल पेपर में है। इस ढंग से 20 मार्क्स का चेंज है, और जिसका परसेंटेज 80 मार्क्स का हमारा टोटल पेपर होता है, तो वो परसेंटेज 25% बनता है। तो 25% क्वेश्चनों का पैटर्न चेंज है। अब पार्ट बी में उसने 2 क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन के दे रखे हैं। ऐसा इकोनॉमिक्स में कभी नहीं आता था। पहली बार इकोनॉमिक्स के जब से बोर्ड के पेपर आए हैं, तब से सीबीएसई के द्वारा असर्शन एंड रीजन पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हम सबसे पहले जो इसकी असर्शन है और जो रीजन है, उससे पढ़ने से पहले बच्चे को ये याद हो जाना चाहिए, 4 बातें इसमें पूछी जाती हैं। पहला पूछा जाता है, 4 चीजें इसमें रहती हैं, ए बी सी एंड डी, और हमें आंसर में ए बी सी डी लिखना होता है। हमें पहले से ही पता हो जाना चाहिए एज ए स्टूडेंट कि असर्शन रीजन में वो 4 चीजें कौन रहती, ए में क्या रहता है, बी में क्या रहता है, क्योंकि वहां पर पढ़ने में बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। पहले ही दिमाग में होना है
ए का मतलब है, ए में वो कहता है assertion and reason both are correct and reason discuss assertion। पहली चीज ये है, पहला जो बोलेगा वो assertion and reason दोनों सही है, दोनों को सही बताता है वो ए में। मैं आपको पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले इसे समझा देता हूं। ये चार चीजें एक जैसी रहेंगे हमेशा assertion and reason में। पहला है both assertion A and reason are true and reason R is the correct explain of assertion। ये याद हो जाना चाहिए, ये एग्जाम में जाने से पहले ये चार जो अल्टरनेटिव्स हैं वो याद हो जाने चाहिए, तब थीम पढ़ करके एकदम हम आंसर पर आ सकते हैं कि ए जो कहता है वो कहता है कि दोनों सही हैं, ए भी सही है आर भी सही है। ए आर का मतलब होता है ए फॉर assertion, आर फॉर रीजन। assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड assertion करेक्ट एक्सप्लेन ऑफ assertion। जो आर एक्सप्लेन कर रहा है वो ए को सही एक्सप्लेन कर रहा है। बी में होता है बोथ assertion एंड रीजन दोनों सही है, बट जो आर है वो ए को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ए में दोनों assertion एंड रीजन दोनों सही हैं, और जो रीजन है वो assertion को सही एक्सप्लेन कर रहा है। बी में दोनों सही हैं, लेकिन जो रीजन है वो assertion को सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। और सी में होता है assertion A is true but reason R is false। रीजन गलत है और assertion सही है। और डी जो होता है वो होता है assertion भी गलत है एंड रीजन भी गलत है। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले या एग्जाम हॉल में जाने से पहले हमें assertion एंड रीजन की ये चार बातें, ये कॉमन सी बातें हैं, ए बी सी डी में यही आने हैं, ये चारों कॉमन है। अब उसके बेस पर हमें अब जो उसने assertion दे रखा है और जो रीजन दे रखा है दोनों को हमने पढ़ करके इसका आंसर देना है। तो पहला है एवरी ईयर गवर्नमेंट फिक्स अ टारगेट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 है सीबीएसई सैंपल पेपर में। तो वो कह रहा है हमें जो assertion दे रहा है वो कह रहा है कि गवर्नमेंट का एक टारगेट होता है कि वो पब्लिक सेक्टर के जो इंटरप्राइजेज होते हैं उनका डिसइन्वेस्टमेंट करे। और रीजन में देता है वो, रीजन में देता है डिसइन्वेस्टमेंट इज एन एक्सीलेंट टूल फॉर डिस्कार्डिंग द लॉस इनकरिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। अब ये चीज यहां पर समझनी है। वो कह रहा है कि गवर्नमेंट का एवरी ईयर एक फिक्स टारगेट होता है कि उसे डिसइन्वेस्टमेंट करना है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का। ये बात सही है, गवर्नमेंट करती है, हर साल वो डिसइन्वेस्टमेंट का अपना टारगेट बनाती है। और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में जो इल इंडस्ट्रीज हैं, जो बीमार उद्योग हैं, इल इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, उनको वो डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहता है एक, और एक डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो शेयर्स को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंटरप्राइजेस। ये चीज सही है, तो assertion सही है। बी रीजन डिसइन्वेस्टमेंट इज एन एक्सीलेंट टूल, सही है, डिसइन्वेस्टमेंट इज एक्सीलेंट टूल ऑफ डिस्कार्डिंग द लॉस इनकरिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। ए भी सही है, means assertion are correct, reason also correct, but reason not discuss, correct discuss is
ए। तो बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बी में जो है पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, बट जो रीजन है वो असर्शन को सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, गलत ढंग से एक्सप्लेन कर रहा है। पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेज होते हैं उनका जो डिसइन्वेस्टमेंट करने का जो रीजन है वो और भी होते हैं। केवल लॉस को ही मैंने आपको बताया था कि लॉस भी होता है, जो लॉस में चल रहे हैं उनको भी हटाना होता है, लेकिन उसके अलावा उसे जो उनके शेयर्स होते हैं उनको भी सेल एंड परचेज करने का वो है। तो सेकंड वाला उसे रीजन असर्शन को सही इंडिकेट नहीं कर रहा है। ऐसे उसने दो क्वेश्चन दे रखे हैं 21 एंड 22, बट मैंने यहाँ पर एक ही क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए रखा हुआ है। दो में से एक क्वेश्चन को ही हमने लिया है और मैंने ये कहा है कि इसका आंसर होगा बोथ assertion A and reason R are true and reason R is not the correct explain of assertion A। ये एक आंसर है, मैंने एक ही वो किया। फिर यहाँ भी पेयर बनाने के लिए कॉलम वाला बना रखा उसने, और हमें सही कॉलम को आइडेंटिफाई करना है। इवेंट सिस्टम एंड करेक्टिंग रिलीवेंट फैक्ट्स, जो करेक्ट होगा यहाँ पर भी सेम जैसे ए पार्ट में दे रखा था वैसे ही बी पार्ट में भी सेम चीज उसने दे रखी है। कॉलम ए में 3 चीजें गलत होंगी और एक ही पेयर सही होगा, और इसका जो पेयर सही है वो सी है, पॉल्टेरियन कल्चर रेगुलेशन स्टूडेंट वर्क सेंड टू वर्क एंड लर्न, ये वाला सही है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये यहां पर इसने जो दे रखा है कल्टिवेटिंग लैंड कलेक्टिवली, ये कम्यून को बोलते हैं, ये कम्यून सिस्टम कहलाता है, इसलिए वो गलत है। फिर दूसरा कम्यून सिस्टम जो दे रखा है उसने, कम्यून सिस्टम फर्स्ट वाला था, तो अब हमें पेयर बनाना है। ऐसा नहीं हमने मैच नहीं करने, हमने पेयर बनाने हैं कि जो पेयर सही होगा। तो कम्यून सिस्टम वाला वैसे पहले है, और ग्रेट लीप फॉरवर्ड वो दूसरा है, लेकिन हमें आमने सामने के कॉलम को बच्चे कई बार मैच करते हैं, छोटी क्लासेस से उन्हें ये आदत बनी हुई है कि ए का दूसरा है, बी का पहला है, ऐसा मैच। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर पेयर बनाना है, जो सही पेयर होगा उसे चूज करना है। तो ये हमें पहले से ही समझ लेना है कि यहाँ पर हमने मैच नहीं करना है, पेयर बनाना है, जो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दोनों सही होंगे। तो इसमें सी वाला सही है। इकोनॉमिक रिफॉर्म इन चाइना 1988, ये भी गलत है। कम्यून सिस्टम कल्टिवेटिंग लैंड कलेक्टिवली बोला जाता है, वो इसमें है नहीं। और ग्रेट लीप फॉरवर्ड में वो कलेक्टिवली लैंड को कल्टीवेशन की बात कर रहा है, तो इसलिए इसका केवल सी पार्ट ही सही है। तो आंसर होगा सी एंड सी का 3 पार्ट। तो ये एक वो था। अब एक जो केस स्टडी है, वो एक केस स्टडी यहां पर दे रखी है, और यहां पर बच्चे को 2-3 क्वेश्चनों का आंसर इसी केस स्टडी से मिल जाएगा। यहां पर उसे अलग नहीं जाना है, यहां पर उसे केस स्टडी में ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे ये 4 मार्क्स का फिर से 1-1 मार्क्स के ये क्वेश्चन है, और जब 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है तो जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसने दे दिया था पार्ट 1, वैसे ही यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक्स में भी उसने 24 to 27, लेकिन वहां पर उसने एक स्टेटमेंट दिया था, यहाँ पर उसने एक केस स्टडी दी है। तो यहाँ पर मैं इस पूरी केस स्टडी को नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि ये हम लोगों के पास सीबीएसई का सैंपल पेपर ऑलरेडी है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर से इसने ले रखा है, और जब हम आंसर देखेंगे क्वेश्चन को, अब हम देखेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर उसे डायरेक्ट उसने ले रखे हैं क्वेश्चन, उन्हीं के बेस पर इसको लिया गया है। तो क्वेश्चनों को डायरेक्ट यहाँ पर रखा गया है। 2 क्वेश्चनों के आंसर सीधे सीधे यहाँ पर मिल रहे हैं। जब वो आंसर देने के लिए इसे, तो इसका मतलब है केस स्टडी को पढ़ना पड़ेगा।
केस स्टडी को बच्चे को पूरा ढंग से पढ़ना पड़ेगा, एक एक सेंटेंस को अंडरलाइन करते हुए उसे केस स्टडी को पढ़ना पड़ेगा, और जैसे ही वो केस स्टडी को पढ़ेगा वैसे ही उसे 2-3 क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 24, उसने कहा कि फार्मर की इनकम कम हुई है, तो फार्मर की इनकम कम होने के पीछे कौन से कारण है, वहां उसने 2 चीजें दे रखी हैं। जो फार्मर की क्रॉप फेलियर हो रही है उसके कारण क्या है, कॉजेज, तो यहां पर है उसने लिख रखा है उसने इरेगुलर रेनफॉल। आंसर आ जाएगा हमारा 24 का। क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने रखूंगा, लेकिन ये 24 का आंसर है। 24 जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन का आंसर हमें बिना कुछ किए हुए यही मिल गया। दूसरे क्वेश्चन का भी इसमें, अगर हम अभी दूसरे पार्ट में जाते हैं, इसके दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी इसमें इजीली मिल जाएगा। 2 को हमें देख करके बनाना पड़ेगा, लेकिन 2 का आंसर हमें इजीली यही मिल जा रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, क्योंकि लंबी थीम है ये, इसे मैं यहां पर पढ़ नहीं रहा हूं। दूसरे क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन का आंसर भी यहीं से बन करके आ जाएगा, और उसने कहा है कि फार्मर्स को जो लोन दिया जाता है उससे उसकी कंडीशन, कुछ इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि अगर उसे लोन दिया जाएगा तो उसे जो उसका लोन है उसे कर्ज माफ कर लिया जाएगा, तो उससे बेनिफिट होगा। ऐसा एक क्वेश्चन 25 है जिसका आंसर इसी में बना हुआ है। रिलीफ वेवर्स स्कीम्स इसी में बना हुआ है। दिस स्कीम आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट एज ए मेजर्स एक्सट्रीमली, यहां पर है इसका जो आंसर है। ये सेकंड का आंसर यहां पर आ जाता है। वो कह रहा है मार्जिनल जो फार्मर है, ये है डेब्ट रिलीफ वेवर स्कीम आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट एज ए क्विक extreme farmers from their indebtedness, ये आंसर होना है। indebtedness ये आंसर हो जाएगा। हेल्पिंग टू द रिस्टोर देयर कैपेसिटी। अब मैं इससे ज्यादा नहीं वो करके क्वेश्चनों पर आ जाता हूं। 2 के आंसर तो यहीं ऊपर ही हमें मिल गए हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन सीधे सीधे जैसे उसने वहां पर लिख रखा था, अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम फॉर फार्मर इन इंडिया इज मेजरली कॉज्ड बाय, तो वहीं पर मैंने अंडरलाइन आपको बता दिया, कर लिया था हमने, इरेगुलर रेनफॉल। इरेगुलर रेनफॉल एक मेजर पार्ट है इंडियन फार्मर की इनकम जो इरेगुलर है, अनसर्टेन है जो उसकी इनकम, उसका एक पार्ट वो है। और सेकंड का आंसर भी यहीं पर आ रहा है, मीन्स 25 का आंसर आ रहा है। सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट डेब्ट वेवर स्कीम, सीधे सीधे ऐसा ही लिखा हुआ है, जो केस स्टडी है एज इट इज लिखा है, एक्सट्रीमली बेनिफिशियल टू द पुअर एंड मार्जिनल फार्मर, वहीं से सीधे लाइन उठा रखी है। एज दिस स्कीम रिड्यूस द बर्डन ऑफ, किसका करेगा, इंडिपेंडेंस का करेगा या पर्सनल एक्सपेंडिचर, तो पहला ही आ गया, वहां हमने इसे अंडरलाइन कर लिया था। तो बच्चे सबसे पहले केस स्टडी को आराम से पढ़ेंगे, उसमें से 1 क्वेश्चनों के 2-3 के भी आ सकते हैं, 4 के भी, चारों के भी आ सकते हैं। यहां पर केवल 2 के आंसर उसके बेस पर बने हुए हैं। तीसरा और चौथा हमें अपने उससे पढ़ाई के बेस पर ज्ञान नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर में ही हमारा रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर से है ये, तो बाकी 2 वहीं से हमें पता लग जाएगा। द रूरल बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ मल्टीपल एजेंसी इंस्टीट्यूट। अब यहां पर रीजनल रूरल बैंक आ जाएगा, अगर इसे हम पूरे डिटेल से पढ़ लेंगे तो ऐसे ही लास्ट का भी आंसर है। तो ये हमारे चेंज हुए हैं, और ये टोटल जो चेंज आया है ये आया है 20 मार्क्स का, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पर, एज पर सीबीएसई
सैंपल पेपर 2020-21 इनके बेस पर ये चेंजेस इसमें आया है। 20 मार्क्स मीन्स 25% के चेंजेस इस बार के क्वेश्चन पेपर में आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।